हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम बाय बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 18 टू 25 जून के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट न्यूज़ पब्लिश हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे न्यूज़ के सोर्सेज जनरली द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, यही सारे न्यूज़पेपर होते हैं जहां से हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ को पिक करते हैं और यहां पर आके एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप उनका यूज़ करके एग्ज़ाम्स में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज़ वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा उन्मेषा, जो कि एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और यहाँ पर प्राइजेस गिव अवे किए जाते हैं। आर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, जो कि एक गुजरात गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर ब्रीफ आउट करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है एक एंशिएंट रॉक पेंटिंग आइडेंटिफाई किया गया है बारगुर के जंगलों में। इसके बारे में भी हम ब्रीफ आउट करेंगे। इस पेंटिंग में क्या है, कहाँ पाया गया है, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ग्रीन माइनिंग, जो कि कोल से रिलेटेड है, कोल माइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है। आर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी यूनेस्कोज किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ 2021 का किसे दिया गया, यहाँ पर वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट इज़ 4 नए कोरल स्पीशीज़ पाए गए हैं इंडियन वाटर्स में, उनके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है सूर्य नूतन एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो वुड बी पर्पल रेवोल्यूशन। And before starting the topic, I would like you to ask, please like, share and subscribe बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। यहाँ पर आपको हफ्ते भर के इंपॉर्टेंट खबर को एक ही वीडियो में बताया जाता है। साथ ही इसके अलावा आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी पब्लिश किए जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द अर्लीस्ट नोटिफिकेशन टू वॉच ऑल दोज वीडियो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, उन्मेषा। ये आपका जीएस पेपर 1 का पार्ट है, राइट। आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का पार्ट है। अब हम हेडलाइंस देख लेते हैं। ये पीआईबी में पब्लिश हुआ है। यहाँ पर क्या गया है, लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज इन शिमला फ्रॉम 16 टू 18 जून। अब यहाँ पर हेडलाइन से ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कि ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 16 टू 18 जून, कहाँ पर हुआ था, ये शिमला में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें कितने देशों ने पार्ट लिया था, तो 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर हेडलाइन से ही मिल जा रही है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इन डिटेल ये क्या है एक्चुअली। तो उन्मेषा जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इसको कौन कौन से एजेंसीज़ ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साहित्य अकेडमी ने मिलकर उन्मेषा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया। और ये एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि शिमला में 16 टू 18 जून 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, राइट। और ये एक आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, हमारा आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है। इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट टू नो अबाउट इट। तो ये जो हमारा उन्मेषा फेस्टिवल है, ये आज़ादी का महोत्सव का पार्ट है। इसके पार्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसके सपोर्ट के साथ, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर ये दो डिपार्टमेंट क्यों इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऑब्वियस सी बात है, लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और ये शिमला में ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो कि हिमाचल में है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी सहयोग लिया गया है, राइट। मूविंग फर्दर, अब उन्मेषा है क्या, तो यहाँ पर देखिए एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये एक लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है कंट्री का, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किनको किनको अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पर लगभग 425 से ज़्यादा राइटर्स, पोएट्स, ट्रांसलेटर्स, क्रिटिक्स और अलग अलग फील्ड्स के पर्सनालिटीज़, अलग अलग फील्ड क्या, लिटरेचर से रिलेटेड जो भी फील्ड के पर्सनालिटीज़ होंगे वो यहाँ पर आते हैं। 15 देशों से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया को अगर इंक्लूड कर लें। और यहाँ पर 60 लैंग्वेज से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और 64 इवेंट्स लगभग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा उन्मेषा फेस्टिवल के बारे में। अब हमने यहाँ पर देखा था ये साहित्य अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में आज जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं। बट विल सी ब्रीफ आउट अबाउट साहित्य अकेडमी। क्या है ये साहित्य अकेडमी, तो साहित्य अकेडमी जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था 12 मार्च 1954 को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जानने लायक ये है कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, लेकिन फिर भी साहित्य अकेडमी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करता है। ऑटोनॉमस
ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ क्या होते हैं? ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो डे टू डे इनके फंक्शन होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। हाँ, फंडिंग वगैरह में गवर्नमेंट ज़रूर हेल्प करती है, चाहे पार्शली हेल्प कर रही हो या फिर पूरी तरीके से हेल्प कर रही हो इन ऑर्गेनाइजेशन को। वो डिपेंड करता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ से कितना पैसे जनरेट कर ले रही हैं, और जो बचता है वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देता है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। उसके बाद इसको सोसाइटी की अंडर में रजिस्टर किया गया जनवरी 56 में। और क्या ये एक्ट था? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब ये सोसाइटी क्या होता है? अब देखिए, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या फिर सोसाइटी को जनरल टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे तो अलग चीज़ है। यहाँ पर सोसाइटी इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने एनजीओ के बारे में सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटीज़ होती हैं। ये अपने एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं, ये ट्रस्ट और सोसाइटी की तरह जो नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती हैं या फिर नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी होती हैं या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इनके अंडर में रजिस्टर होती हैं, राइट। अब इस साहित्य अकेडमी में होता क्या है? तो यहाँ पर इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर है। ये साहित्य अकेडमी जो है इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर है, और यहाँ पर बहुत सारे जो लिटरेरी डायलॉग्स होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, और देश में जो भी लिटरेरी से रिलेटेड फील्ड में काम हो रहे हैं उनके प्रमोशन का यहाँ पर काम होता है। और यहाँ पर 24 से ज़्यादा इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश को इंक्लूड करके उनके एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लिटरेरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखें तो इस एकेडमी में 24 अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं लिटरेरी वर्क्स को, मतलब जो भी राइटर होते हैं, चाहे नॉवल राइटर हों, चाहे बुक पब्लिश कर रहे हैं, अगर आउटस्टैंडिंग वर्क है उनका तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 24 अवार्ड्स एनुअली गिव अवे किए जाते हैं। और यहाँ पर लिटरेरी एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? मान लीजिए हमारे देश से बहुत अच्छा काम लिटरेचर में हुआ है और दूसरे देश से भी बहुत अच्छा काम हुआ है, तो एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के लोग या फिर कह दीजिए स्कॉलर, स्टूडेंट्स, टीचर जो भी हो, जो भी इस फील्ड में रिलेटेड हो, वो हमारे देश में आते हैं। तो उससे क्या होता है? कल्चरल एक्सपोजर होता है। इफ़ पीपल फ्रॉम आवर कंट्री आर गोइंग टू अदर कंट्री, दे विल बी एक्सपोज टू देयर कल्चर। सिमिलरली उनके देश से जो हमारे देश में लोग आ रहे हैं उनको हमारे देश का कल्चर एक्सपोजर मिलता है, राइट। साहित्य अकेडमी जो अवार्ड होते हैं देश में सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होते हैं, फिर ऑनर होते हैं, और सबसे जो टॉप पे लिटरेचर अवार्ड होते हैं या फिर लिटरेरी ऑनर्स होते हैं वो है जनपीठ अवार्ड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि टॉप पे है, दिस इज़ ऑन सेकंड नंबर, और टॉप पे हमारा जो है वो जनपीठ अवार्ड है। तो यहाँ पर एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, पीएम टू लॉन्च स्कीम फॉर मैटरनल न्यूट्रिशन इन गुजरात। ये आपके जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। अब हम न्यूज़ को ब्रीफ में देख लेते हैं। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और पोषण अभियान के अंडर में ये दोनों फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और इनका जो फोकस रहेगा वो प्रेग्नेंट वुमेंस और लैक्टेटिंग मदर्स को एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मतलब कि ऐसे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो या फिर ऐसे महिलाएं जो जिनका बच्चा मतलब कि हो गया हो और वो लैक्टेटिंग है, यानी कि वो अपने बच्चे को फीड कर रही हों, ऐसे महिलाओं को न्यूट्रिशन, एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। अब इन दोनों स्कीम्स को हम ब्रीफ में जानेंगे, उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है किनको, या तो प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं उनको और उनके माताओं को इनिशियल 1000 डेज़ में, 1000 ने लगभग 2.7 ईयर्स के पीरियड में उनको न्यूट्रिशन जो भी ज़रूरत होता है वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए स्कीम का लॉन्च होना बहुत ही ज़रूरी था। स्कीम के हेल्प से स्टंटिंग, प्री मैच्योर डिलीवरी जैसे प्रॉब्लम्स को भी रिलीफ मिलेगा। स्टंटिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो कि अपने एज के अकॉर्डिंग उनका हाइट कम रह जाता है, ग्रोथ कम रह जाता है, उसको स्टंटिंग कहते हैं। अनीमिया भी एक तरीके का परेशानी है, जहाँ पर जैसे कि आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी ब्लड सेल है, ब्लड सेल हम जानते हैं हमारे 3 ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। सबका अपना अपना फंक्शन होता है, और जिस भी बच्चे में आरबीसी कमी होती है उस प्रॉब्लम को अनीमिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है मदर और चाइल्ड दोनों को। तो कुल मिला के अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप समझ में आ रहा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है माँ और बच्चे को इनिशियल पीरियड में, राइट, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुके। अब हम देखेंगे ब्रीफ में दोनों योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहला स्कीम है हमारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। तो इस स्कीम का जो एम है वो जो भी डाइटरी डिफिशियंसी होता है इनिशियल 1000 डेज़ में,
मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी हुआ बच्चे का, और इनिशियल 1000 डेज़ में जो भी न्यूट्रिशन या फिर डाइटरी डिफिशिएंसी होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना लाया गया है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 7 लाख महिलाओं को कवर करेगा गुजरात में, और इसके अंडर में 2 kg ऑफ चिकपी, 1 kg ऑफ तूर दाल, 1 लीटर ऑफ फोर्टिफाइड ग्राउंड नट ऑयल, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखेंगे, जो भी स्कीम है इसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करने का मतलब है कि महिलाओं को OTP मिलेगा, उसके बाद कॉन्फर्मेशन तभी जाएगा कि आपको ये चीज़ें जो भी इस स्कीम के अंदर में दिए जा रहे हैं मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर जो भी लोग अगर उनको नहीं मिले हैं तो अपना OTP नहीं शेयर करेंगे और वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ये पूरी चीज़ें की जाएंगी। अगला हमारा है पोषण सुधा योजना। तो यहाँ पर फिर से वही न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन ये स्पेशली ट्राइबल वुमेंस के लिए हैं, क्योंकि ट्राइबल्स तक जो भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट को वो जल्दी पहुँच नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर स्पेशली ट्राइबल वुमेंस के लिए स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में ऐसे महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट है या फिर उनका डिलीवरी हो गया है इनिशियल पीरियड में, उनको पूरा फुली न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इस स्कीम के अंडर में उनको आयरन कैल्शियम टैबलेट्स भी दिए जाएंगे इन जो न्यूट्रिशियस फूड था उसके अलावा। इनिशियल पीरियड में अभी ये गुजरात के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किए गए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और आगे चलकर इसको 14 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में और एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। ये तो स्पेशली एक तरीके से देखा गया तो ये ट्राइबल वुमेंस के लिए है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। एंशिएंट रॉक पेंटिंग आइडेंटिफाइड एट फॉरेस्ट एरिया इन बरगुर। तो यह काई टीम एक टीम है वॉलंटियर्स की, जो कि सुधाकर नलियप्पन, कुमारवेल रामास्वामी और सिद्धालिंगन रिसेंटली ये टीम मेंबर्स है। ये टीम मेंबर्स के बारे में उतना इंपॉर्टेंट जानना नहीं है। ये बारगुर हिल्स में जंगलों में वहाँ पर विजिट किए थे, और वहाँ पर उन्होंने एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पाई। अब प्री हिस्टोरिक क्या होता है? देखिए, हिस्ट्री आप जानते हैं एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड होता है। लेकिन प्री हिस्टोरिक क्या होता है? ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर ऐसे हिस्टोरिकल बातें जहाँ पर उसको रिटन में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, ऐसे पीरियड को प्री हिस्टोरिक कहे जाते हैं। तो बारगुर के हिल्स में अब तक लगभग 200 से ज़्यादा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और ये जो इस बार अभी रिसेंटली पाया गया है ये उनमें से एक है। तो इस बार की जो पेंटिंग है वो रुक्कल मनियप्पन जगह का नाम है। ये तमिलनाडु में बरगुर के जंगलों में एक जगह है, वहाँ पर पाया गया है। और कहाँ पर ये पेंटिंग पाया गया है? तो एक पत्थर है जिसका हाइट 30 फीट है और 250 फीट लंबा है। इस पत्थर पे इस पेंटिंग की आइडेंटिफिकेशन की गई है। इस पेंटिंग में एक हंटिंग सीन डिपिक्ट किया गया है जो कि रेड और वाइट कलर में है, और इसमें दिखाया गया है कि एक साइड डियर है और एक साइड ह्यूमंस हैं, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। कहीं कहीं पर अलग अलग साइजेस में डियर्स दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग में दिखाई गई हैं, और इसका एज बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना ये पेंटिंग है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। कोल इंडियन एक्सप्लोरिंग ग्रीन माइनिंग ऑप्शन टू मिनिमाइज एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब यहाँ पर आपको देखने में क्या मिलेगा, ये GS पेपर 3 का पार्ट है, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो अब कोल इंडिया जो भी है नए माइनिंग टेक्निक्स ढूंढ रही है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम इम्पैक्ट पहुँचाया जा सके। इम्पैक्ट क्या, बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं, हम देखते हैं कोल की वजह से, माइनिंग की वजह से बहुत सारा डस्ट निकलता है एनवायरनमेंट में, वो हार्मफुल होता है, क्वालिटी इंडेक्स गिराता है। तो उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए नए टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसी के हेल्प से ग्रीन माइनिंग कहा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूज़ में क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड इज टेकिंग क्लोज लुक ऑन ग्रीनर माइनिंग ऑप्शन इन बिड टू minimize adverse environmental impact by leveraging a slew of eco-environmental technologies in underground and open cast और open cut mines। यहाँ पर कुल मिला के नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा ताकि माइनिंग जो है प्रॉपर वे में हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। इसका एम क्या है? तो एम सिंपल सा है कि जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके टेक्नोलॉजी के हेल्प से। अब टेक्नोलॉजी क्या होंगे? नई नई मशीन्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, नए नए तरीके यहाँ पर लाए जाएंगे ताकि माइनिंग को प्रॉपर वे में, ईजी वे में किया जा सके और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि माइनिंग तो कई तरीके की होती है, लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग जो है ओपन कास्ट माइनिंग से कंपैरेटिवली एनवायरमेंटली क्लीन होती है। क्यों क्लीन होती है? क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होता है, मान लीजिए ऊपर एक लेयर है अर्थ का, अब यहाँ पर ये नीचे अंदर खोद के गड्ढा खोद के माइनिंग करते हैं कोल्स का। अब यहाँ पर क्योंकि अंदर से ये माइनिंग हो रही है तो एनवायरनमेंट के ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ रहा है, लैंडस्लाइड नहीं हो रहे हैं, लैंड डिग्रेड नहीं हो रहा है। हालांकि जो माइनर्स होते हैं, जो माइन करते हैं लोग, उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है, उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एनवायरमेंटली ये उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है इफ़ कंपेयर टू ओपन कास्ट आउटपुट माइनिंग, राइट। और हमारे देश का जो 70% कंट्री का जो कोयला है वो अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू ही आता है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, राइट।
अब नए टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पर 50 कॉन्टीन्यूस माइनर्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25 तक, और ये जो है इसके यूज़ करने से 25 मेट्रिक टन पर ईयर का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उसी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और ये कॉन्टीन्यूस माइनर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाया गया है कैसे कॉन्टीन्यूस माइनर होते हैं। ये जहाँ भी माइनिंग होनी है मशीन्स यूज़ किए जाते हैं और लगातार वहाँ से कोल निकाले जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तो ह्यूमंस के जो हार्म होते थे, जो भी उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होते हैं वो रिड्यूस होगा। इसमें भी ह्यूमंस का यूज़ होगा ऐसा नहीं है, बट कंपेयर टू जो मैनुअल माइनिंग होती थी उससे ये बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोल माइनिंग। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, CIT NCERT awarded the UNESCO ICT prize for ensuring continuity of learning during COVID-19। ये पेपर 2 और 3 का पार्ट है। अब यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने कोविड-19 के समय में भी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। अब हमने देखा था कोविड-19 के समय में सारे इंस्टीट्यूट, सारे ऑफिस, सब कुछ बंद था, तो एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया गया था, जिसके वजह से इस अवार्ड को यूनेस्को ने इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो PM ई-विद्या नाम का एक इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके अंडर में ये इनिशिएटिव लाया गया था। और कोविड-19 के अंडर में पैंडमिक सिचुएशन में एजुकेशन को इन्होंने कंटिन्यू रखा, इसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा था CIT NCERT, अब इनको अवार्ड दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं PM ई-विद्या इनिशिएटिव को अवार्ड दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। PM ई-विद्या जो इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। और ये किन के अंडर में आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इनके अंडर में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो ये सारे ऐसा नहीं कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये जैसे होता है ना हायरार्की चलता है, इसके अंडर में ये होगा, उसके अंडर में वो होगा, तो उस तरीके की चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर हेडलाइन में आपने और कुछ देखा था, यहाँ पर अल्टीमेटली आपने देखा PM ई-विद्या को ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड है, उस अवार्ड के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ दिया गया है, जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था किंगडम ऑफ बहरान के हेल्प से, राइट। और ये जो अवार्ड है ये इनोवेटिव अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उनको अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। कैसे इनोवेटिव को, जैसा कि हमने देखा ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो कि एजुकेशन को बढ़ाए, एजुकेशन को एक्सपैंड करें, लर्निंग को मोटिवेट करें, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशन को ये प्राइज़ दिया जाता है। ये जो रिवॉर्ड है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी दिए जाते हैं। इस साल के केस में हम बात करें तो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ये अवार्ड, राइट। और यूनेस्को का जो ये अवार्ड है वो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल नंबर 4 जो कि एजुकेशन बेस्ड है उसके अलाइनमेंट में है, राइट। इस प्राइज़ के बारे में और हम देखें तो ये एक इंटरनेशनल जूरी ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं जो कि 2 बेस्ट प्रोजेक्ट को हर साल सिलेक्ट करते हैं, और जो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं उनको $25,000 प्राइज़ मनी दिया जाता है, साथ मेडल और एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है UN हेडक्वार्टर्स पेरिस में, ठीक है। और इस साल ये सेरेमनी 24 जून 2020 को ऑर्गेनाइज हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइज़ विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड दिस ईयर। अब हम थोड़ा सा PM ई-विद्या को ब्रीफ आउट कर लेते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक इनिशिएटिव है, पार्ट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 में ये बनाया गया था या फिर इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो काम है, जो मेजर टास्क है, वो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं इंडिया में हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, उनको ये यूनिफाई करता है, उनको मतलब एक तरीके से कोऑपरेशन में, कोलैबोरेशन में ये हेल्प करने में काम आता है। और इसका जो एम है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करने में काम है, मतलब कि चिल्ड्रन तक एजुकेशन को पहुंचाना। और यहाँ पर बहुत सारे काम इसके अंडर में होते हैं, जैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज को मल्टी प्लेटफॉर्म, जैसे डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, TV हो गया, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, इन सब तरीके से एजुकेशन को चिल्ड्रन तक पहुंचाने का मेन काम जो है PM ई-विद्या का है। अब ई-विद्या नाम से ही क्लियर है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, विद्या मतलब नॉलेज, या फिर आप समझ सकते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ये इसका स्कीम है। हम और डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसमें आता है नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर। तो यहाँ नाम से क्लियर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उसको सपोर्ट करता है, उसको बनाता है, उसको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट तक। यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे वेबसाइट्स हो गए या फिर हमारे बहुत सारे TV चैनल हो गए, तो वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं वो नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर के थ्रू बनाए जाते हैं। अगला है हमारा दीक्षा। तो ये एक नेशनल पोर्टल फॉर स्कूल एजुकेशन है, मतलब स्कूल से रिलेटेड जो भी करिकुलम होता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 4th में है या 5th में है, तो 4th क्लास का जो भी करिकुलम होगा वो दीक्षा एक नेशनल पोर्टल के थ्रू
उस सारे क्लास का जो भी करिकुलम है, चाहे वो टेक्स्ट है या एक्टिविटी है, उन सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगला हमारा है स्वयं। स्वयं में क्या होता है, ऑनलाइन कोर्सेज डिप्राइव्ड लोगों तक पहुंचाना अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। कुछ लोग होते हैं देश में हमारे, सब कुछ उनको मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्वयं के थ्रू उनको ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती है। स्वयं प्रभा क्या है, तो ये 34 DTH डायरेक्ट टू होम चैनल्स का एक ग्रुप है जिसमें एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 पब्लिश किए जाते हैं या फिर रिलीज़ किए जाते हैं। इनके अलावा ई पाठशाला पोर्टल, निष्ठा, ओ लैब और भी बहुत सारे एजुकेशनल हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया जंप्स 6 places to 37th रैंक ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, ये आपका GS पेपर 3 का हिस्सा है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज़ करता है, तो वह है यू कैन सी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीजेज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और इस साल इंडिया का रैंक 37th रहा है, जो कि 6 places जंप किया है। इसका मतलब इससे पहले क्या था, इंडिया का रैंक 43rd रैंक था, जो कि हमने यहाँ पर हेडलाइन में ही देख लिया, राइट। हम बात करें टॉप एशियन इकोनॉमीज़ की जो भी परफॉर्म करते हैं उनका रैंक क्या है, तो सिंगापुर का 3rd रैंक रहा है, हांगकॉन्ग का 5th, ताइवान का 7th, चाइना का 17th और ऑस्ट्रेलिया का 19th रैंक रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, IMD के बारे में जानेंगे। IMD क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ये एक स्विस फाउंडेशन है जो कि स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है और ये इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, जो भी है मतलब कि क्या है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पर ये रैंक प्रोवाइड करती है। ये जो ईयर बुक है, ये मतलब ईयर बुक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हर साल ये बुक पब्लिश की जाती है जिसमें डिटेल में सारे एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। पहली बार ये 1989 में एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया गया था और ये हर देशों में बिज़नेस कैसा कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या क्रिएशन है, क्या गोल्स हैं, उनके बेसिस पर ये इंडेक्सेस प्रोवाइड करती है, राइट। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन फैक्टर्स पर ये रेटिंग होती है, किन फैक्टर्स पर रैंक्स मिलते हैं, तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं और इन 4 फैक्टर्स के अंदर में 334 कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरिया हैं। अब यहाँ पर 334 की बात करना पॉसिबल नहीं है, विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर 4 फैक्टर्स। तो मेजर 4 फैक्टर्स जो हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, किसी भी देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट कितना एफिशिएंट है, जैसे कि अक्सर देखते हैं हम, जो डेवलपिंग कंट्री है डेट में रहता है, डेट मतलब कि उधारी में रहता है, तो वो सब भी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। बिज़नेस एफिशिएंसी कैसा उस देश का, कितना आसान है किसी देश में बिज़नेस करना। और एट द एंड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज़। अब कोई बिज़नेस होता है, कुछ भी होता है, तो रोड और रेलवे, कंपनीज, बिल्डिंग्स, इन सब की जो भी बनाना है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे एक ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं किसी भी बिज़नेस में। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पर रोड्स, रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। सो इसी वजह से ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया का रैंक हमने ऑलरेडी देख लिया, 37th रहा है इस साल, जो कि 6 पोजीशन ऊपर जंप किया है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 43rd था। अब हम इंडिया का 4 पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 28th रैंक पे रहा है, लास्ट ईयर 37th था। गवर्नमेंट एफिशिएंसी में 45th पोजीशन रहा है, लास्ट ईयर 46 था। बिजनेस एफिशिएंसी में 23rd रहा है, लास्ट ईयर इसका 32nd रैंक था। इंफ्रास्ट्रक्चर में 49th रैंक रहा है, जो कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इनको एवरेज आउट करके इंडिया का रैंक 37th निकलता है। अब हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें या फिर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो 2022 में डेनमार्क टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा है, लास्ट ईयर इसका रैंक 3rd था। स्विट्ज़रलैंड 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे सिंगापुर, 4th पे स्वीडन, हांगकॉन्ग पे 5th। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन दिया गया है 2022 में क्या रैंक था और 2021 में क्या रैंक था, किससे कहाँ पर ये शिफ्ट हुए हैं, राइट। इंडिया यहाँ पर 43rd से 37 पे जंप किया है। यूएस का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। कुछ कंट्रीज़ ने बेटर किया है, कुछ कंट्रीज़ अपने रैंक से पीछे घिसके हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड लास्ट ईयर 1st रैंक पे था, बट दिस ईयर इट हैज़ शिफ्ट टू 2nd रैंक, राइट। हमारा अगला टॉपिक है 4 न्यू कोरल रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर्स। तो साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में 4 नए स्पीशीज़ कोरल्स के पाए हैं इंडियन वाटर्स में। जो चारों स्पीशीज़ हैं वो ए ज़ूज़ेंथलेट स्पीशीज़ के अंदर में आते हैं, ए ज़ूज़ेंथलेट कोरल स्पीशीज़ के अंदर में आते हैं। और इन चारों स्पीशीज़ का नाम है ट्रनकेटोफ्लेबम कैरसम, टी एनक्रूटेटम, टी एक्यूलिएटम एंड टी इरेगुलर। अब यहाँ पर नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात कि ये इंडियन वाटर बॉडीज़ में पाई गई हैं और मैक्सिमम जो पाया है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के अगल बगल जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये कोरल्स पाए गए हैं, राइट। अब मैंने बताया कि ये ए ज़ूज़ेंथलेट
कोरल्स के अंडर में पाए गए हैं, और एक होता है जूजेंथलेट। अब दोनों में अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये नए तरीके के स्पीशीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों यहाँ पर ये खबरों में है। तो जनरली जो है ये ए जूजेंथलेट कोरल्स होते हैं वो जूजेंथलेट कोरल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इंक्लूड नहीं करते हैं मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी नहीं इंक्लूड करते हैं। तो जूजेंथलेट जो कोरल होता है वो एक तरीके के म्यूचुअल रिलेशनशिप में ज़िंदा रहते हैं। जो कोरल्स होते हैं जनरली कैसे यहाँ पर अलाइव होते हैं, क्या होता है कोरल्स, पॉलिप्स होते हैं और ये कोरल्स होते हैं। अब ये कोरल दो टाइप के हमने यहाँ पर देखा, एक जूजेंथलेट है, एक ए जूजेंथलेट है। तो जो जूजेंथलेट कोरल होते हैं ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में जिंदा रहते हैं। म्यूचुअल कैसे होता है, कोरल्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्लांट ही हैं, एल्गी हैं, इनको ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। जो पॉलिप होता है वो इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, साथ ही में स्पेस प्रोवाइड करता है इनके रहने के लिए। और रिटर्न में जो कोरल होते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद जो न्यूट्रिएंट्स ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ तो खुद यूज़ करते हैं और कुछ इनको देते हैं ताकि ये भी सर्वाइव कर सकें। तो ये सिम्बियोटिक या फिर म्यूचुअल रिलेशन में ये अलाइव होते हैं। वहीं पर जो ए जूजेंथलेट हैं ये कोरल्स डायरेक्ट फीड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये ओशन में रहते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास हो रहा है अगल बगल में तो उनको कैप्चर करके ये कंज्यूम कर लेते हैं, उसके हेल्प से ये जिंदा रहते हैं। और जनरली ये डार्क हैबिटेट में पाए जाते हैं, कैवर्न एरिया में, राइट। यहाँ बताया गया है कि ट्रॉपिकल सी, पोलर सीज और इंटरटाइजर जोन में ये पाए जाते हैं। जो डेप्थ है इसका लगभग 6328 मीटर के डेप्थ में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये डार्कर हैबिटेट्स यानी कि जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनको फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सनलाइट आए या ना आए कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन डार्कर एरिया। वहीं जूजेंथलेट जो कोरल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डार्कर एरिया में सर्वाइव कर सकें, बिकॉज दे हैव टू डू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 टर्म हैं, ट्रॉपिकल सीज, पोलर सीज और इंटरटाइडल जोन। अब आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया में जोन्स, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में जोन्स प्रोवाइड हुए हैं। अगर ये अर्थ हम लेते हैं तो ये पोलर जोन्स हो गए, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, यहाँ पर सीज होते हैं। फिर यहाँ पर 2 और मेजर, ये बीच में इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सराउंडिंग में जो सीज हैं इनको हम ट्रॉपिकल सीज कहेंगे, और जो पोल्स पे सी हैं इनको हम पोलर सीज कहेंगे। तो इन जगहों पर 6328 मीटर के गहराई पर ये हमारे जो नए 4 स्पीशीज़ है ए जूजेंथलेट स्पीशीज़, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं ये पाए जाएंगे। हाल ही में लेकिन ये इंडियन वाटर में अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास पाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए गए हैं, इनके अलावा ये जो चारों स्पीशीज़ हैं पहले जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में ये पाए जा चुके हैं। लेकिन जो टी कैरसम है ये और जगहों पे पाए गए हैं, जैसे इंडो वेस्ट पैसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, गल्फ ऑफ अडान और पर्शियन गल्फ में भी ये पाए जा चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये कोरल्स होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया, मतलब ये पॉलिप्स है, मान लीजिए पूरा स्पेस ये पॉलिप्स हैं और ये ऊपर एल्गी जमा हुआ है। अब ये एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेबल हैं और साथ में ये काम करते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडियन ऑयल अनवील्स इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने मिलकर एक नया टेक्नोलॉजी सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन का आविष्कार किया है या फिर इनोवेशन किया है, और साथ ही में इसका पेटेंट भी ले लिया है। ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो एक तरीके का स्टेशनरी, रिचार्जेबल और ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग है। अब सोलर कुकिंग मतलब क्या होता है, सोलर का मतलब होता है कि धूप में कोई भी रख के या फिर सोलर एनर्जी से हेल्प से काम करना। लेकिन अब सोलर एनर्जी लेना है तो ज़रूरी है, जैसे कि हमने, अगर आपने बचपन में स्कूल में प्रोजेक्ट सोलर कुकर बनाया होगा, तो सोलर कुकर क्या होता था, धूप में अगर आप रख देंगे तो आपका पानी या जो भी आप कर रहे हैं, अगर छोटे बच्चे थे तो हम बहुत उतना एडवांस तो नहीं बना पाते थे, लेकिन हाँ इस लेवल का बनाते थे कि पानी अगर हम रख रहे हैं धूप में सोलर कुकर के अंदर में तो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जो सोलर कुकर जो इंडक्शन है ये इंडोर किचन के लिए बनाया गया है, मतलब अंदर भी रख के ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके ये काम में लाया जा सकता है। और ये ऑनलाइन कुकिंग मोड पे भी काम करता है और ऑफलाइन पे भी। ऑनलाइन कुकिंग मोड के आगे हो गया, मतलब कि जैसे अगर बाहर धूप है, हमको खाना बनाना है तो डायरेक्ट सन का एनर्जी का यूज़ करके ये खाना बना लेगा। और साथ ही में ये ऑक्सिलरी एनर्जी है, मतलब कि एक तरीके से हाइब्रिड मोड में भी काम करता है। एक तो डायरेक्ट सनलाइट से हो गया, दूसरा सन के एनर्जी को स्टोर करके बाद में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। ये ऑल वेदर सिचुएशन में काम करता है, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, धूप हो रहा हो, थोड़ा बहुत अगर धूप रहेगा तो ये उस मोड में भी ये काम करेगा। दूसरी बात करें तो इसका जो रेडिएटिव कंडक्टिव हीट लॉस है वो कम होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये हर तरीके के
अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल हैं। अभी फ़िलहाल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अवेलेबल हैं और इसमें 4 लोग का खाना आसानी से बन सकता है। प्राइस की बात करें तो इनिशियल जो प्राइस है प्रोडक्ट का 12,000 है बेस मॉडल का, टॉप मॉडल में वहीं इसका प्राइस 23,000 हो जाता है। और ये ऑल वेदर में यूज़ होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है और बन सकता है आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीचर ऑफ सूर्यनूतन कुकर। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं अभी प्रेजेंटली में हमारा कुकिंग के लिए एलपीजी यूज़ होता है। गांव में ऑल्दो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं अभी भी, लेकिन वो बहुत कम हो गया है क्योंकि गांव तक लगभग एलपीजी पहुंच गया है। बट एलपीजी इज़ लिमिटेड, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कोल है उसी तरीके से एलपीजी भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए यहाँ पर हम ऑल्टरनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर कोई कंबशन नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट को ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर पिक में आपको दिखाया गया है सूर्यनूतन कुकवेयर कैसा होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे, पर्पल रेवोल्यूशन ब्लूम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, भदेौरा एज लेवेंडर प्लांटेशन बूस्ट फार्मर्स इनकम। ये जीएस पेपर 3 यानी कि इकॉनमी का सेक्शन है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। तो कश्मीर जो है पर्पल रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। पर्पल रेवोल्यूशन क्या है? ये एक तरीके के जो स्टेपल फार्मिंग होती है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वहाँ पर, उनको छोड़कर या फिर लोग स्विच कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दोनों कर रहे हैं, कुछ लोग स्विच कर रहे हैं इस फार्मिंग के ऊपर। लेवेंडर एक तरीके का फ्लावर है पर्पल कलर का, इसलिए वो इस क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं और इससे इकोनॉमिकली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ये एक तरीके का पर्पल रेवोल्यूशन है। जैसे हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे स्टेपल क्रॉप जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उससे रिलेटेड था। यहाँ पर ये लेवेंडर पर्पल कलर का है, फूल होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ऑयल्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, जिसके वजह से ये पर्पल रेवोल्यूशन नाम इसका दिया गया है। राइट, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो पहली बार फार्मर्स को जो ये लेवेंडर के सैम्पलिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए थे। उसके पहले ये 5 से 6 रुपये पर सैम्पलिंग या फिर पर सैंपल जो होता है वो दिया जाता था। और ये डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट करता है। पहले क्या करते थे, हम बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। जो भी चीज़ें यहाँ पर लेवेंडर प्लांट से बन सकती हैं उन चीज़ों को हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनको उगाने से क्या होगा, डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड जो है हमारा इंप्रूव होगा। इसके हम प्रोडक्ट की बात करें तो लेवेंडर ऑयल बनता है, जिसका रेट देखिए 10,000 रुपीज़ पर लीटर, मतलब इतना महंगा ये ऑयल मिलता है। तो आप सोच सकते हैं अगर इसके ऑयल को सही से प्रोसेस करके निकाला जाए तो कितना इकोनॉमिकली फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद लेवेंडर वाटर भी निकाला जाता है, हाइड्रोसॉल भी निकाला जाता है, जो कि डिस्टिल किया जाता है, फ्लावर को डिस्टिल करके, और रूम फ्रेशनर सोप्स में इनको काम में लाया जा सकता है। तो ये पर्पल रेवोल्यूशन का जो है अरोमा मिशन के अंडर में ये चीज़ लाया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो भी वहाँ के फार्मर्स हैं, वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो स्विच करते हैं इन क्रॉप्स पे। अब हिली एरिया पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग आसान नहीं होती है, स्टेप फार्मिंग होती है, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेडिशनल क्रॉप से हट के स्विच करेंगे इस इकोनॉमिकल या फिर अलग क्रॉप में, तो उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो CSIR है वो इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है अलग हिली स्टेट्स पे। जैसे आपका सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो इस क्रॉप के लिए जहाँ भी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहेंगे, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वहाँ पर भी इन क्रॉप्स को ये एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वहाँ पर भी पर्पल रेवोल्यूशन लाया जाएगा और फार्मर्स को अल्टीमेटली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये है सिग्निफिकेंस पर्पल रेवोल्यूशन का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। Still, if you have any kind of doubt, you can always ask in the comment box. And at the last, I would thank you for watching the video, and please like, share, subscribe the channel and press the bell icon to get a regular update. See you in next video. Till then, goodbye.